सभी आध्यात्मिक तमिल दर्शकों को नमस्कार। मैं आर.के. गुरुवार हूँ। यही कारण है कि ज़ेन हाइकू काव्य मंडली में इतना प्रचलित है। मेरा मतलब है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ज़ेन हाइकू को समझे बिना कविता लिखते हैं। बाशो एक जापानी ज़ेन कवि हैं जिन्होंने अद्भुत ज़ेन हाइकू लिखा है। उनका हाइकू एक विरोधाभासी हाइकू होगा। इसे पढ़ने वालों की समझ में पूरी तरह से नहीं आया है, क्योंकि प्रतिभा को केवल वे ही समझ सकते हैं जो इसे अवशोषित करते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो बाशो की हाइकू कविताएं अधिक हैं। हमें यह समझना थोड़ा मुश्किल है। यह एक उच्च विरोधाभासी हाइकू कविता होगी। यह एक प्रतीक के साथ एक शब्द हो सकता है, लेकिन यह संपूर्ण सार कहता है। कोई ज़ेन गुरुवार से पूछता है, ज़ेन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उस ज़ेन मास्टर ने अपने कंधे पर लादे बंडल को नीचे रखा। वह क्या कर रहा था, इसके बारे में अनसुना करते हुए मैंने उससे पूछा, ज़ेन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन वह बंडल उठाकर नीचे रख रहा है। फिर उसने घड़ी अपने कंधे पर रख ली और चलने लगा। यही है, ज़ेन हमें प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं देता है, हमें इसे करके ही समझना चाहिए। ज़ेन का अर्थ बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान है। यह बुधवार का सबसे प्रसिद्ध ध्यान है। उस ध्यान और ज़ेन के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। ज़ेन एक कार्यात्मक दृष्टिकोण से अवलोकनीय है। मेरा मतलब है, आप होंगे, आप जिस वस्तु को देख रहे हैं वह होगा, और इससे परे एक तीसरा अवलोकन होगा। आप एक काम करेंगे, लेकिन एक और होगा जो दोनों का ख्याल रखेगा। यह एक आयाम है, एक त्रिभुज बताते हैं। यह कैसे कहा जा सकता है? अगर ज़ेन मास्टर अपने मुख्य शिष्यों से कहें, आप काम करते हैं, जब वे ज़ेन के बारे में पूछते हैं, ज़ेन मास्टर शिष्यों को एक फावड़ा देते हैं और कहते हैं, छेद खोदो मत। शिष्यों ने रसातल को खोदना जारी रखा। तब जब शिष्य कहते हैं, मैंने रसातल को खोद दिया है, ज़ेन गुरुवार कहेंगे, पृथ्वी पर रसातल को ढक दो। जिन लोगों ने इसे देखा है और जिन्होंने यह काम किया है, वे जानते हैं कि ज़ेन मास्टर ने जो कहा वह पागल है। हम सोचेंगे, क्या यह ज़ेन मास्टर बेवकूफ है? लेकिन ज़ेन एक प्रक्रिया है। यह ज़ेन है जो उस क्रिया को अपनी विशेषता प्रदान करता है। हम में से प्रत्येक काम करता है और वह प्रक्रिया होती है। हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्षमता कहीं और है। हम खाते हैं, लेकिन जब हम उस भोजन को खाते हैं तो हमें भोजन के स्वाद की प्रकृति का पूरी तरह से एहसास नहीं होता है और इसे खाते हैं। जब हम अपने हाथों से भोजन लेते हैं और इसे अपने मुंह में डालते हैं, तो हमारी सोच अलग जगह पर होती है। यहाँ यही समस्या है। जब एक सेब खाया जाता है, तो यह सेब की पूर्णता को अवशोषित नहीं करता है। वो तीन, अर्थात एप्पल, आप और तीसरी देखभाल, जेनेटिक्स, उन तीनों का संयोजन है। इसके लिए कुछ और स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। ज़ेन वह बिंदु है जहाँ मन की शक्ति और ईश्वर की शक्ति एक साथ आती है। दिसंबर महीना सबसे ठंडा महीना होता है। बाहर आग लगी हुई थी। क्या आग लगने से हमें ठंड का एहसास नहीं होता? बहुत आग है, लेकिन वे चिमनी है। हम नहीं, बल्कि आग से दूर जा रहे हैं। आग और ठंड के बीच एक केंद्र है ना? क्या हम उस केंद्र को महसूस नहीं कर सकते? यह एक छोटे से बच्चे का गर्म केंद्र है। चिमनी के पास मत जाओ, आग मत छोड़ो। क्या हम उस केंद्र को महसूस नहीं कर सकते? क्या हम उस गर्मी को नहीं देख सकते? ज़ेन केवल अगर हम अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि सूरज सुबह आने वाला है और तब तक जो अंधेरा था वह दूर जा रहा है। क्या सूरज के आने और अंधेरे के गायब होने के बीच जाम नहीं है? जैसा कि हिंदुओं के बीच कहा जाता है कि यह ब्रह्म मुक्तरम है। उस समय मस्जिद में नमाज होगी, चर्च में प्रार्थनाएं होंगी, मंदिर में प्रार्थनाएं होंगी और हर चीज में पूजा होगी। ध्यान उस समय बेहतर होने के बारे में है।
सभी शुभ कामों का। यह केवल उस समय होता है। इसे ही हिंदी में ब्रह्म मुहूर्तम कहा जाता है। यह सुबह 5 से 6 बजे के बीच था, सूरज निकलने से कुछ घंटे पहले। यह दिन नहीं है, यह रात नहीं है, यह पृष्ठ न तो अंधेरा है और न ही दिन है। यह गहरा और गहरा होता जा रहा है। यह एक तटस्थ सकारात्मक ऊर्जा है। अंधेरे और प्रकाश के बीच में होना, वह जीव विज्ञान है। वह जीवन का वसंत है। अगर हम उस प्रकृति को समझ सकते हैं तो हम झेन के स्वभाव को जान सकते हैं। बस इतना ही। जब आप नींद कहते हैं तो क्या आप भूख शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते हैं? क्या आप नींद शब्द से परे सो शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते हैं? ज़ेन चरित्र वह अनुभव है जो तब होता है जब वे भावना हमारे जीवन के साथ मिलती है। यही बुधवार कहते हैं विपश्यना ध्यान। यदि आप केवल वॉक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और किसी अन्य वॉक के बारे में न सोचें, यदि आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं तो सीढ़ियों पर चलने के लिए पूरे ध्यान के साथ चलें। यदि आप खा रहे हैं तो भोजन पर पूरा ध्यान दें। यदि आप स्नान कर रहे हैं तो पानी की ठंडक महसूस करें और स्नान करें। बस इसे महसूस करें। यदि कोई कार्यवाही उस कार्यवाही पर पूरे ध्यान के साथ की जाती है तो आंदोलन होगा। वह कर्तव्य है। जब उस काम का काम पूरा हो जाता है तो उस काम के लिए सामग्री के साथ संबंधित लाभ स्वचालित रूप से आपके पास आ जाएगा। यही बुधवार कहते हैं विपश्यना ध्यान। यह है कमल के पत्ते को पानी की तरह न बांधें। यह एक गर्मजोशी है। यह आग नहीं छोड़ेगा। यही निहितार्थ है। यह हमें समझने की जरूरत है। इस तरह के जनांगों के बारे में बात करते समय हम कुछ और विशेष बातें कह सकते हैं। कोई ज़ेन मास्टर के पास आता है और पूछता है, मुझे ज़ेन के बारे में बताओ। वह ज़ेन मास्टर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। मैं पूछता हूँ, तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है। फिर से गुरुवार ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर से वह पूछता है, मुझे ज़ेन के बारे में बताओ। फिर वह रेत में धीरे धीरे मेडिटेशन लिखता है और दिखाता है। और फिर भी वह पूछता है, अगर मैं आपसे ज़ेन के बारे में पूछूं तो आप ध्यान लिख रहे हैं। फिर से ज़ेन मास्टर इसे नष्ट कर देता है और इसे बड़े ध्यान में लिखता है। अब फिर से वह पूछता है, ज़ेन बताओ। अब मास्टर ने जो कुछ लिखा है उसे नष्ट कर देता है और कहता है, आपको इसे समझना चाहिए। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और चुप रहता हूँ, दूसरी बार जब आप इसे सुनेंगे तो मैं अपनी आंखें खोलूंगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने कब अपनी आंखें खोली और सिर्फ आपकी ओर देखा। आगे मैंने आपको ध्यान लिखा और दिखाया। और आपको यह भी समझना चाहिए, यदि आप यह नहीं समझते हैं कि तब मैंने बड़े अक्षरों में ध्यान शब्द लिखा था, आप ऐसा नहीं समझते। जब आप यह सब नहीं समझते हैं तो ज़ेन के बारे में आपको समझाना व्यर्थ है। यानी ज़ेन बिना शब्दों के एक शब्द है। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह सहज प्रयास है। शब्द वे बच्चे हैं जिन्हें आवश्यकता समझ में नहीं आती है। अब अज्ञात उम्र में बच्चों को शब्द की आवश्यकता नहीं है। चित्र उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आम शब्द की जरूरत नहीं है। पहली तस्वीर आम की तस्वीर दिखाने की है, लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले आम का स्वाद दिखाना, फिर आम को छवि दिखानी चाहिए। बच्चे को हम पहले ही खा चुके हैं कि भावना महसूस करेंगे। यह तस्वीर उस बच्चे को महसूस कराएगी। आगे हमें आम शब्द से परिचित कराना होगा। ज़ेन इसे आम जैसा स्वाद देता है। इसने एक शब्द भी नहीं दिया। जो लोग स्वाद महसूस करते हैं उन्हें शब्दों के बारे में सुनने और जानने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म में 32 विभाग हैं। धारा 32 में 2 सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं। उनमें से एक हिनाहिनम और दूसरा महाहीनम है। हिनाहिनम का अर्थ है बुधवार की किसी भी बड़ी पूजा के बिना यह एक एकल नाव होगी।
तब वे अकेले जाएंगे। कोई नहीं, कहीं कोई उपदेश नहीं कहेगा, बस एक तंगे एकीकरण के साथ शांत हो। हिलयान खंड श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और अन्य जगहों पर स्थित है। चीन में हिलयान संप्रदाय भी है। महायान गुट में जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन और मलेशिया शामिल है। महायान डिवीजन एक नूह के संदूक की तरह है जो सभी को ले जा सकता है, कहीं भी किसी को अकेला न छोड़े। बुद्धिमानी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर कोई एक साथ जा सकता है। बोधि धर्म महायान संप्रदाय के हैं। बोधि धर्म वे था जिसने दुनिया भर में ज़ेन को लाया। एक बार बुधवार जब उपदेश देने आए तो उनके हाथ में कमल था। फिर उसने बैठकर कमल को देखा। तब सभी शिष्यों ने उनसे कहा, यदि आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो आप कमल को देख रहे हैं। बुधवार बस कमल को देख रहे थे। यह महाकश्यप नामक बुधवार का प्राथमिक शिष्य है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था और बुधवार के काम को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों से पूछता है, क्या बुधवार, आप कमल को देख रहे हैं लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन महाकश्यप मुस्कुरा रहे हैं। उसे उस हंसी का अर्थ पूछो। बुधवार कहते हैं, जहां ज़ेन का आदान प्रदान होता है। ओशो का उल्लेख है, बौद्ध धर्म में बुधवार ने उस फूल को क्यों देखा, उस यहाँ तक कि जो लोग बौद्ध सिद्धांत और कानून के शासन को पूरी तरह से समझते हैं, जो बौद्ध सिद्धांत और नियति को पूरी तरह से समझता है, उसे समझा नहीं सकता। वह फूल को क्यों देख रहा था? क्योंकि और उस फूल को उसके बीच में एक गवाह था। वह फूल वहां नहीं है, बुधवार की वह छवि नहीं है, लेकिन जगह का केवल एक ही दृश्य था। कमल की वस्तु तब बुधवार थी लेकिन एक अन्य पर्यवेक्षक था। दोनों निगाहों में थे और दूसरा देख रहा था। वह साक्षी और देवत्व है। जब आप लगातार ध्यान लगा रहे होते हैं वे इसे विल प्रज्ञा कहेंगे। जबकि प्राण के विचारों का अवलोकन कर रहा है ध्यान में मन, दूसरा इसे तीसरे आयाम के रूप में देखता है, विस्तार हो रहा है, वे इसे विल साक्षी कहेंगे। यह दिव्यता है जो विचारों और उस प्राण का अवलोकन करती है। यह वह प्रतिभा है जो साक्षी है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि यह गर्मी है, यह गर्मी है, यह गर्मी है, यह गर्मी है, यह शीतलता है, दोनों एक साथ हैं, जिसे हम पॉजिटिव और न्यूट्रल एनर्जी कहते हैं। अंधेरा और उजाला, यह न तो दूर जाता है और न ही प्रस्थान करता है। इसीलिए कहा जाता है, कमल के पत्ते पर पानी की तरह न चिपके। हमारे विचार में ऐसा लग रहा है कि पानी कमल के पत्ते पर चिपक रहा है, लेकिन यह चिपक नहीं रहा है। यह एक कोड है। कमल के पत्ते पर पानी नहीं चढ़ता है। ज़ेन शब्द, हम बस ज़ेन शब्द को बिना किसी समझ के कहते हैं। हम ज़ेन की प्रकृति को समझ सकते हैं। अगर हम इस शब्द के सभी को समझते हैं तो यह सब बकवास है। मैं केवल ज़ेन की प्रकृति की व्याख्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसे महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से आध्यात्मिक प्रशिक्षण में यात्रा कर रहा हूँ। मैं ओशो का शिष्य हूँ, इसलिए मैं ज़ेन की प्रकृति को समझ और महसूस कर सकता हूँ, जिसने कुंडलिनी का एक विशेष अंजना चक्र प्राप्त किया है। जिन लोगों ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है वे ज़ेन की प्रकृति को, उसके सहज स्वभाव को समझ सकते हैं। यह कहा और समझाया जा सकता है। मेरा मतलब है कि ज़ेन दृष्टि कुछ है। मेरे विचार में यह आपको देखने की तरह है, लेकिन यह नजर आपको नहीं देख रही है। क्या उनका दिमाग आपकी दृष्टि से नहीं दिखता है? जब वे आपको देखते हैं तो आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वे आपको क्या नुकसान पहुंचाते हैं के विचार आते हैं। उन्होंने गलत शब्दों के साथ जो कहा वह आपके दिमाग से चल रहा है, लेकिन एक ज़ेन शिक्षक के रूप में
जिन के अनुयायी भी उस दिमाग से चल रहे विचारों को देख रहे होंगे। वे उन विचारों का अवलोकन करेंगे, मन का निरीक्षण करेंगे, साक्षी बनेंगे और दूसरे आयाम में निरीक्षण करेंगे। उस और इसके बीच कोई संबंध नहीं होगा। जब आप उन्हें देखते हैं तो विचार आपके भीतर प्रवाहित होते हैं। आप देखें, लेकिन वे उन विचारों पर भी ध्यान दे रहे हैं। यदि कोई ज़ेन अनुयायी आपकी पूजा करता है तो वे आपके भीतर खुद को देखता है। आराधना का अर्थ हो सकता है मैंने आपको देखा है। तब एक पूर्णता वहां प्रबल होगी। वह प्रेम होगा, कोई विरोध नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर दुश्मन हमला करता है तो इसका मतलब होगा कि यीशु ने कहा, यदि आप एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो दूसरे गाल को दिखाओ। अगर एक पिता किसी बच्चे को मारता है तो पिता उसे पछतावा नहीं करेगा, क्योंकि बेटे को यह सोचकर प्यार हो जाएगा कि वे उसका बेटा है, वे उसकी अपनी छवि है। यह एक बढ़ा हुआ व्यक्ति है। जिन के अनुयायी आपको वहां एक बच्चे के रूप में सोचेंगे। यदि आपने उन्हें मारा या डांटा, वे जैसे देखेंगे। तब अगर एक गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो वे मुस्कुराते हुए एक और गाल दिखाएंगे। यह उदारता है। जीसस वास्तव में एक जैन भिक्षु थे। यही कारण है कि ज़ेन मास्टर ने यीशु को बदले में बुधवार के रूप में संदर्भित किया। यही शब्द का सार है। यही कारण है कि हम कहते हैं, मैं इसके सार के साथ बोझ नहीं बनना चाहता। यह इस आधार पर है कि हमें समझना चाहिए। अब मैं एक जैन दृष्टि देखता हूँ। आप समझ सकते हैं? उस ओर देखो। मेरा मतलब है कि मैं कैमरे को देखता हूँ और बात करता हूँ, लेकिन यह ऐसा है जैसे आप मुझे देखते हैं, लेकिन मैं खुद को अंदर देखता हूँ और मैं अपने भाषण को देखता हूँ। मैंने यह भी देखा कि मेरे भीतर कार्रवाई चल रही है। कैमरा एक वस्तु है, मैं जीवित इकाई हूँ, लेकिन अवलोकन तीसरा है। यह एक आयाम त्रिभुज है, जिसके कारण हम सभी धर्मों में त्रिकोण को एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखते हैं। ज़ेन के बारे में कितनी अधिक अद्भुत बातें कही जा सकती हैं। यह स्वाभाविकता की बात करता है। ज़ेन बिना किसी पूर्वाभास के स्वाभाविक रूप से बोल रहा है। जब यह एक कृत्रिम प्रकृति की बात आती है जो प्रकृति को स्थानांतरित करती है, तो हम इसे आत्मचेतना कहते हैं। क्या मैं सही ढंग से बोल रहा हूँ? क्या जो लोग सुन सकते हैं वे समझ सकते हैं? अगर कोई विचार अंदर तक आता है तो यह ज़ेन को छोड़कर बाहर जाना है। एक कृत्रिमता आ जाएगी। एक फूल गुलाब और एक कृत्रिम रूप से बना गुलाब के बीच अंतर है ना? यह कई वर्षों तक एक जैसा रहेगा, लेकिन प्रकृति को देखते हुए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कृत्रिमता मौलिकता नहीं है, जैन स्वाभाविक है। क्या आपने उस प्राकृतिकता को प्रकट नहीं किया और एक कृत्रिम निर्माण किया? उसमें कोई करंट नहीं होगा, कोई फूल नहीं होगा। हम एक बच्चे को हंसने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? इसकी कोई हंसी नहीं है। यह सहज हंसी होना चाहिए। इसे ही हम ज़ेन कहते हैं। यह वह जीन है जो प्रकृति से बात करता है। क्या तुमने नहीं देखा मैंने कहा कि गर्मी? वह गर्मी ज़ेन है। तो हम कितनी और किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं और क्या करते हैं? हम कभी नहीं जानते कि समय कब बीत जाएगा। जितनी चाहे उतनी बातें करो। इसलिए मैंने इस वीडियो को प्लेलिस्ट पर डाल दिया। मुझे यकीन है कि हम अब से जेना के बारे में बात कर सकते हैं। यह एक लंबी सिनेमैटोग्राफी है। यदि वह अब कनेक्शन में अवशोषित नहीं होता है तो उससे अच्छे से पूछें। मेरे अनुभवों के अधीन मैंने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर बातें कहती हूँ और मेरे पास्टरों ने मुझे बताया है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ेन के बारे में जानने वाले लोगों के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के सर्कल में साझा करें। ज़ेन के बारे में फिर से बात करते हैं। आपको धन्यवाद और अलविदा।